Hello everyone, my name is Pragati Sharma and welcome to my YouTube channel that is Psyche Special and आज हम पढ़ेंगे characteristics of children with developmental disabilities। ठीक है, ये एक रिविजन वीडियो है और हम इसमें जो भी यूनिट्स हैं 5 इस सब्जेक्ट की वो सारी कवर करेंगे। ओके, तो अब जैसे जो आईडीडी वाले बच्चे हैं, जो आईडीडी से डिप्लोमा कर रहे हैं स्पेशल एजुकेशन में, उनको कौन कौन सी डिसेबिलिटीज पे ध्यान देना है। फर्स्ट तो है आईडी, ठीक है, फिर सेकंड एएसडी एंड एसएलडी। ये तीनों आईडीडी वाले बच्चों याद पूछ लेगा बस इन्हीं तीनों डिसेबिलिटीज का, इन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। ओके, अब हम शुरू करते हैं। व्हाट इज डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी? ठीक है, डेफिनेशन क्या है इसकी देखेंगे। विकासात्मक अक्षमताएं स्थितियों का एक समूह है जो शारीरिक, सीखने, भाषा या व्यवहार क्षेत्रों में हानि के कारण होती है। ठीक है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर क्या है? वे विकार जो विकास की अवधि के दौरान उत्पन्न होते हैं। जो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होते हैं वो कब होते हैं? जब हमारा डेवलपमेंट हो रहा होता है, उसी अवधि में जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनको डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स बोलते हैं। फिर है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ऐसे डिसऑर्डर जो कि मस्तिष्क के जो विकास है उसको प्रभावित करते हैं, उनको न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स बोलते हैं। डेवलपमेंटल डिले क्या है? जब बच्चा अपेक्षित समय पर माइलस्टोन्स प्राप्त नहीं कर पाता। अब जैसे माइलस्टोन क्या होता है? एक एज पे एक क्राइटेरिया होता है कि इस एज पे बच्चा चलना सीख जाएगा या दौड़ना सीख जाएगा, इसको बोलते हैं माइलस्टोन। अगर बच्चा वो नहीं कर पाता है तो उसको क्या बोलते हैं? डेवलपमेंटल डिले है। ठीक है, बच्चा एट द पर्टिकुलर एज नहीं बोल पाता है तो उसको डेवलपमेंटल डिले है। ठीक है, अब है अर्ली सिम्टम्स। ठीक है, जब तो वो अभी हम पढ़ेंगे। गर्दन ना संभाल पाना, ठीक है, जो इम्बैलेंस होता है, पुअर हेड कंट्रोल, ठीक है, आवाज पर प्रतिक्रिया ना देना, जब हम कुछ बोल रहे हैं और वो सुनकर हमें देख भी नहीं रहा है या कुछ भी एक्शन नहीं कर रहा है, तो ये सिम्टम है। हमें फिर ये अगर हमको किसी बच्चे में ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो हमको जाकर कहीं दिखाना चाहिए, उसका असेसमेंट करवाना चाहिए, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाना चाहिए। ठीक है, या किसी स्पेशल एजुकेटर के पास भी लेके जा सकते हैं, थेरेपिस्ट के पास। नजर ना मिलाना, पुअर आई कांटेक्ट, ठीक है, मांसपेशियों का बहुत सख्त या ढीला होना। ठीक है, अब इसके रिस्क फैक्टर क्या है? ठीक, जेनेटिक। ठीक है, फिर है प्रीनेटल। मैंने आपको पढ़ाया था कॉजेज, अगर कोई भी डिसेबिलिटी के कॉजेज पूछे तो 3 में आपको डिफाइन करना है: प्रीनेटल, पेरीनेटल, पोस्टनेटल। जन्म से पहले, जन्म के समय, जन्म के बाद। ठीक है, उसमें फिर आप लिख दोगे, मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी वाली वीडियो में। तो यहाँ पे फिर है ऑक्सीजन डेफिशिएंसी ड्यूरिंग बर्थ। ठीक है, तो ये आप डिफाइन कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है अर्ली आइडेंटिफिकेशन, जल्दी पहचान करना, प्रारंभिक पहचान करना। जितनी जल्दी अक्षमता की पहचान होगी उतना ही बेहतर विकास होगा। ठीक है, प्रोसेस क्या होता है? स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग क्या होती है? आपको बताया था, जब हम कि बहुत सारे बच्चे हैं उसमें से अगर हमको पता करना है कि किसको ऐसे सिम्टम्स भी हैं या ऐसा कोई दिव्यांगता होने के चांसेस भी हैं, तो हम स्क्रीनिंग करते हैं। वहां पे कुछ टूल्स होते हैं, उनसे हम स्क्रीनिंग करते हैं, तब हमें पता चलता है कि इसको ये प्रॉब्लम हो सकती है। देन हम उसका असेसमेंट करते हैं अलग से, ठीक है, गहराई से जांच करते हैं, साइकोलॉजिकल या मेडिकल। फिर उसको रेफरल करते हैं, विशेषज्ञों के पास भेजते हैं। ठीक है, अब है एडवांटेजेस ऑफ अर्ली इंटरवेंशन। अब हमने पहले पहचान कर ली, ठीक है, जल्दी, फिर हम अर्ली इंटरवेंशन करेंगे, उसका जल्दी हस्तक्षेप करेंगे, तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं? ब्रेन प्लास्टिसिटी, शुरुआती उम्र में मस्तिष्क बहुत तेजी से सीखता है, ये आपको पता है, तो एक एडवांटेज है, क्योंकि जल्दी अगर बच्चा सीखता है स्टार्टिंग के एज में, तो वहां पे वो जल्दी रिकवर भी कर सकता है उस चीज को। प्रिवेंट सेकेंडरी डिसेबिलिटी, जब हमको पता चल जाता है कि अगर बच्चे को ये प्रॉब्लम है, अगर हम उसको नहीं हस्तक्षेप देंगे तो आगे जाके वो एकदम बड़ी दिव्यांगता हो जाएगी। तो हम एक समस्या को दूसरी समस्या बनने से रोकते हैं जल्दी हस्तक्षेप करके। फिर है फैमिली सपोर्ट, माता पिता को सही मार्गदर्शन मिलना। ठीक है, फिर है बेटर सोशल इंटीग्रेशन, समाज में घुलने मिलने में आसानी। ये क्या है? ये एडवांस
और आप अपने पेपर में जैसे अगर आता है इस पे क्वेश्चन तो आप लिख कर आ सकते हैं कि अर्ली इंटरवेंशन कैन चेंज अ चाइल्ड्स लाइफ। जो जल्दी हस्तक्षेप होता है वो बच्चे की लाइफ को चेंज कर देता है। अब एजुकेशनल अवेन्यूज, शैक्षिक मार्ग, शिक्षा के विभिन्न विकल्प, फीचर्स पढ़ेंगे। अत्यधिक गंभीर बच्चों के लिए घर पर शिक्षा, जो बच्चे बहुत ही जैसे प्रोफाउंड और सीवियर बच्चे होते हैं उनके लिए हम होम बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, होम बेस्ड एजुकेशन जो अत्यधिक गंभीर बच्चे होते हैं। फिर विशिष्ट उपकरणों और शिक्षकों के साथ, हम जैसे स्पेशल स्कूल होता है, जो स्पेशल स्कूल की जो सेटिंग होती है उसमें हम क्या करते हैं, विशेष उपकरण के साथ विशेष शिक्षक उसमें पढ़ाते हैं, ठीक है। फिर है इंक्लूसिव एजुकेशन, सामान्य स्कूल में सभी के साथ। जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन होता है, नॉर्मल बच्चे भी पढ़ते हैं उसमें, स्पेशल बच्चे भी पढ़ते हैं, पर दोनों की नीड को ध्यान में रखते हुए हम उनको पढ़ाते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग, आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण। जो वोकेशनल ट्रेनिंग होती है उसमें हम बच्चे को, कि बच्चा इंडिपेंडेंट हो सके, बच्चा पैसा कमा सके, उसको वोकेशनल ट्रेनिंग हम देते हैं जैसे, ठीक है। लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स, सीखने की विशेषताएं। इसका अर्थ है कि एक छात्र जानकारी को कैसे प्राप्त करता है और इसे कैसे समझता है और उसे कैसे याद करता है, ठीक है। अब है टाइप ऑफ लर्नर्स, कितने तरीके के लर्नर्स होते हैं, तो इसमें आप याद रखना VAKT, वक्त, ये याद रखना। V से विजुअल, A से ऑडिटरी, K से काइनेस्थेटिक, T से टेक्टाइल, ठीक है, ये आ सकता है। V से विजुअल लर्नर, हिंदी में आप देख लेना, विजुअल लर्नर देख कर सीखते हैं, जैसे पिक्चर्स हो गया, चार्ट्स हो गया, कलर्स हो गया, TLM हो गया, मतलब TLM तो सब कुछ आ जाएगा उसमें, एंड फिर वीडियो हो गई, ठीक है। ऑडिटरी लर्नर जो सुनकर सीखते हैं, जैसे इंस्ट्रक्शंस हो गया, म्यूजिक हो गया, स्टोरीज हो गई, कोई ऑडियो हो गई, ठीक है। फिर आते हैं टेक्टाइल और काइनेस्थेटिक लर्नर्स, जो छूकर और कर सीखते हैं, ठीक है, टचिंग ऑब्जेक्ट्स या फिर ऑब्जर्वेशन करके, ठीक है, मॉडलिंग करके, ठीक है, इमिटेशन करके। फिर आता है हमारा ये जो मैंने बताया टाइप ऑफ लर्नर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके जाना। फिर आता है प्रिंसिपल्स इन आइडेंटिफाइंग लर्निंग स्टाइल्स, जो इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम है उसकी योजना बनाने के कुछ नियम होते हैं। ऑब्जर्वेशन, बच्चे की विभिन्न गतिविधियों में ध्यान से देखें। मल्टी सेंसरी अप्रोच, जो जितनी भी हमारी सेंसरी मतलब जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं उन सबका यूज करें, ठीक है। टास्क एनालिसिस, किसी भी कार्य को छोटे छोटे चरणों में बांटे। टास्क एनालिसिस आ सकता है कि व्हाट इज टीए, ठीक है, तो टीए क्या है, अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं उसको छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करके उसको सिखाना बच्चे को, ठीक है, तो जल्दी सीखता है। कंसिस्टेंसी, पढ़ाने के तरीके में निरंतरता रखें, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट है हॉवर्ड गार्डनर, उन्होंने एक थ्योरी दी है मल्टीपल इंटेलिजेंस। वो बोलते हैं कि केवल एक ही इंटेलिजेंस नहीं होती है लोगों में, इन्होंने 8 टाइप्स की बताई हैं। एमडी बच्चे में भी अलग अलग प्रतिभाएं हो सकती हैं, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग अब हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है लिंग्विस्टिक एंड वर्बल इंटेलिजेंस, भाषाई और शाब्दिक बुद्धि। इसमें बोलते हैं जो शब्दों का उपयोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जो भाषा को समझते हैं, बोलने लिखने में प्रभावी होते हैं, ठीक है, और अभिव्यक्त करने की अच्छी क्षमता होती है उनके अंदर, उनको ये वाली इंटेलिजेंस मानते हैं। फिर है सेकंड लॉजिकल एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, तार्किक और गणितीय बुद्धि, जो तार्किक मतलब सोचने में और गणित मतलब जो गणना करने में, समस्याओं को सुलझाने में और पैटर्न को समझने में, उनके अंदर ये वाली इंटेलिजेंस होती है। फिर उसके बाद आती है थर्ड बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, जो कि शरीर के उपयोग से है, लाइक कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, और जो डांसर्स होते हैं, ऐसा मतलब आ भी सकता है, वो एग्जाम्पल दे सकते हैं कि अगर कोई पोइट है तो किस में आएगा, पोइट तो आ जाएगा लिंग्विस्टिक में, अगर कोई मैथमेटिशियन है वो आ जाएगा लॉजिकल में, अगर कोई डांसर है या जिम्नास्टिक है तो वो बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में आएगा। फोर्थ है स्पेशियल
विजुअल इंटेलिजेंस जो डिजाइनर्स होते हैं, ठीक है, और जो एबिलिटी होती है उनकी विजुअलाइज करने की, अंडरस्टैंड इमेजेस, शेप्स, कलर्स, मैप, डिजाइन, ठीक है, ये सब। फिर आता है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जो एबिलिटी रखते हैं अच्छे गाने की या सुनने की, ठीक है, और क्रिएट करने की अपने तरफ से, रिदम और साउंड को अच्छी तरीके से समझते हैं, उनके अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस होती है। कोई किसी भी सिंगर का नाम आ सकता है, पूछ सकता है आपसे कौन सी इंटेलिजेंस है इसमें, तो आएगा म्यूजिकल इंटेलिजेंस। फिर आता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटर और इंट्रा ये दो हैं, इनको बाद में समझेंगे, पहले नेचुरलिस्टिक समझ लेते हैं। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस वो होती है जो इंसान प्रकृति की तरफ प्रभावित होता है, ठीक है, उसकी तरफ झुकाव होता है, जो एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से समझता है, ठीक है, नेचर लवर, ठीक है, जो होते हैं उनको नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होते हैं। अब हम समझेंगे व्हाट इज इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। ये दोनों में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इंटर और इंट्रा। इंट्रा होता है खुद के विचारों को समझना, ठीक है, अपने आप को समझना, अपनी विचारों को समझना, अपनी शक्तियों को समझना। और इंटर क्या होता है? इंटर होता है दूसरों को समझना, ठीक है, उनसे संवाद करना, उनसे सहानुभूति रखना, संबंध बनाने की क्षमता। अब कैसे याद रखोगे? इंटरव्यू में दो लोग होते हैं, वो आपस में बात करते हैं, दो लोगों को समझते हैं, तो इंटरपर्सनल से ऐसे याद रखोगे। और इंट्रा अपने आप को समझते हैं, ठीक है, ऐसे याद रखना। ये आपको याद होना चाहिए। ये आ सकता है हॉवर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग कितनी इंटेलिजेंस बताई उन्होंने? 8 इंटेलिजेंस, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर है रोल ऑफ लर्निंग स्टाइल इन इवेल्युएशन। मूल्यांकन करते समय बच्चे की लर्निंग स्टाइल का ध्यान रखना चाहिए। यदि बच्चा विजुअल है तो चित्रों के माध्यम से परीक्षा लें, यदि बच्चा ऑडिटरी है तो मौखिक रूप से उसकी परीक्षा लें, ठीक है। मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चे को पास या फेल करना नहीं होता है, बल्कि उसकी प्रोग्रेस, उसकी प्रगति को दिखाना होता है, ठीक है। इसमें ये बोल रहे हैं कि अगर आप कोई इवेल्युएशन कर रहे हैं, जैसे कोई बच्चा है, जब अपने टीचिंग स्टाइल्स भी अलग रखी हैं कि उस बच्चे को अगर वो ऑडिटरी से समझता है तो उससे जल्दी समझ आता है। हमारा जो इवेल्युएशन का मेन जो ऑब्जेक्टिव है, बच्चे को समझ आना चाहिए, बच्चे को कितना समझ आया, बच्चे की कितनी प्रोग्रेस हुई, हमारा एम वो होता है। हमारा एम ये नहीं है कि बच्चा पास हो रहा है या फेल हो रहा है, एम है बच्चे को कितना समझ आ रहा है और वो कितना प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है। तो अगर बच्चा विजुअल है तो उसको विजुअल तरीके से, मतलब किसी वीडियो से समझाइए। अगर बच्चा ऑडिटरी है तो उसको इंस्ट्रक्शन से। अब है इंट्रोडक्शन टू एएसडी, हमारी थर्ड यूनिट। एएसडी क्या है? एक विकासात्मक विकार है जो सामाजिक संचार और व्यवहार को प्रभावित करता है, ठीक है। एक ऐसा विकार है जो हमारी कम्युनिकेशन को और जो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। इसे स्पेक्ट्रम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके लक्षण और गंभीरता हर बच्चे में अलग होती है, ठीक है। इसको स्पेक्ट्रम क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इसकी गंभीरता है और जो इसके लक्षण है हर एक बच्चे में अलग अलग होते हैं। एटियोलॉजी, कारण मुख्य रूप से अनुवांशिक और पर्यावरणीय होते हैं, मतलब जेनेटिक और एनवायरमेंटल होते हैं। मिथ क्या है? ये खराब पेरेंटिंग के कारण नहीं होता, ये मिथ है। अंडरस्टैंडिंग द स्पेक्ट्रम, ऑटिज्म के मुख्य प्रभावित क्षेत्र कम्युनिकेशन है, इंटरेक्शन है, बिहेवियर है। कम्युनिकेशन में क्या है? देर से बोलना, शब्दों को दोहराना। इंटरेक्शन में आई कांटेक्ट ना करना, अकेले रहना पसंद करना, ठीक है। बिहेवियर, दोहराव वाली हरकतें, बदलाव ना पसंद करना। अगर आपसे कोई पूछे कि एएसडी के कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, क्या होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, तो आप ये सब उसमें बता सकते हो, ठीक है। कौन कौन से प्रभावित क्षेत्र होते हैं? कम्युनिकेशन में क्या दिक्कतें होती हैं? देर से बोलना, शब्दों को दोहराना। इंटरेक्शन, आई कांटेक्ट न करना, ठीक है, अकेले रहना पसंद करना। बिहेवियर में दोहराव वाली हरकतें करना, ठीक है, बदलाव ना पसंद करना, ओके। फिर हमारा सेंसरी प्रोसेसिंग इन ऑटिज्म। सेंसरी प्रोसेसिंग, ऑटिज्म वाले बच्चे सेंसरी के प्रति हाइपर सेंसिटिव या हाइपर सेंसिटिव हो सकते हैं, ठीक है। साउंड, तेज आवाज से डरना,
टच, कुछ कपड़ों की बनावट पसंद ना करना, ठीक है। लाइट, चमकदार रोशनी से परेशान होना, ठीक है। और वो एकदम टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलते हैं, ये आप याद रखना, ठीक है। 3.5 में है लर्निंग स्टाइल्स, उम्र और अक्षमता के अनुसार सीखने की शैलियां बदल सकती हैं, बदलती रहती हैं। अंडरस्टैंडिंग द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक अक्षमता वह स्थिति है जिसमें बौद्धिक प्रणाली मतलब जो आईक्यू होता है वो 70 से कम होता है और अडेप्टिव बिहेवियर दोनों में महत्वपूर्ण कमी होती है, ठीक है। एटियोलॉजी, जन्म पूर्व, जन्म के समय, जन्म के बाद, ठीक है, कभी भी हो सकता है। इसमें क्या था, कारण मुख्य अनुवांशिक और पर्यावरणीय होते हैं, ठीक है। इधर क्या है, जन्म से पूर्व भी हो सकता है, जन्म के समय भी हो सकता है, जन्म के बाद भी हो सकता है। हिस्ट्री, पहले से मेंटल रिटार्डेशन कहा गया था जो अब चेंज हो गया है, ठीक है। और अब इसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहा जाता है, पहले इसका सम्मानजनक नाम नहीं था, मेंटल रिटार्डेशन कहते थे। क्लासिफिकेशन एंड एनवायरमेंट, क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, यहाँ पे इसको 69 कर लेना। माइल्ड इतना होता है, मॉडरेट इतना होता है, सीवियर इतना होता है, प्रोफाउंड इतना होता है। माइल्ड 50 to 69, ठीक है। मॉडरेट 39 to 49, सीवियर 20 to 34, प्रोफाउंड 20 से कम, ठीक है। ये आप याद रखना, ये आ सकता है अगर आईडी का पूछे लॉन्ग क्वेश्चन में तो यू कैन डिफाइन इट। कॉग्निटिव प्रोसेस एंड इंफॉर्मेशन, कॉग्निटिव प्रोसेस, बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों में जानकारी का प्रोसेस करने की गति धीमी होती है, ठीक है। सिक्वेंशियल प्रोसेस, वे जानकारी को एक क्रम में समझने में कठिनाइयां महसूस करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, अक्षमता का स्तर जो लेवल ऑफ डिसेबिलिटी है सीधे उनकी सीख की विशेषताओं को प्रभावित करता है। जितना अधिक स्तर होगा उतनी ही सीखने की गति उतनी ही धीमी होगी, ठीक है। अब है स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर एसएलडी, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है, एसएलडी एक मनोवैज्ञानिक विकार है जो सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने या गणित करने की क्षमता को प्रभावित करता है। ये आप देख नहीं सकते हैं, मतलब इनविजिबल डिसेबिलिटी होता है। आईडी आपको दिख जाएगी, ठीक है, एचआई भी पता चल जाएगा आपको, वीआई भी, बट एसएलडी आपको इतनी जल्दी नहीं पता चलेगा, ठीक है। टाइप क्या होते हैं इसकी, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिस्फेजिया। डिसलेक्सिया पढ़ने से समस्या, पढ़ने में समस्या, डिस्ग्राफिया लिखने में समस्या, डिसकैलकुलिया गणित में समस्या, डिस्फ्रेक्सिया हमारा मोटर समन्वय है उसमें समस्या, ठीक है। एसएलडी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अटेंशन, जल्दी विचलित होना, एक जगह ध्यान ना लगा पाना। परसेप्शन, अक्षरों को उल्टा देखना, जैसे बी को डी पढ़ देंगे, 6 को 9 पढ़ देंगे, ठीक है, वॉज को 100 पढ़ देंगे। मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी की कमी होती है, ठीक है, निर्देशों को भूल जाना। थिंकिंग, अमूर्त सोच में कठिनाई, जैसे कॉन्क्रीट है वो दिख रहा है तो उसको इजीली समझ लेंगे, पर जो एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है, उसको समझने में कठिनाइयां होती हैं। जो मोटर परसेप्शन है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है राइटिंग डिफिकल्टीज में। रीडिंग, डिसलेक्सिया, शब्दों को छोड़कर पढ़ना, स्किप कर देना वर्ड्सों को। अक्षरों के क्रम में भ्रम, ठीक है, बहुत धीमी गति से पढ़ना, पढ़े गए अंश का अर्थ समझने में असमर्थ होना, ठीक है, ये है रीडिंग डिसेबिलिटी। डिसलेक्सिया, राइटिंग वाली डिस्ग्राफिया, लिखने में जो अस्पष्टता, मतलब क्लियर नहीं लिख पाना, मेसी हेड राइटिंग, मेसी हैंड राइटिंग, अक्षरों का असमान आकार, वर्तनी, जो स्पेलिंग होती है उसमें बहुत सारी गलतियां, पेंसिल को बहुत मजबूत से या गलत तरीके से पकड़ना, या उसमें विचारों को कागज पर उतारने में संघर्ष।
फिर है डिस्कैल्कुलिया, जो मैथ से संबंधित होती है, अंकों और संकेतों को समझने में समस्या, ठीक है। फिर समय, धन और माप की गणना में कठिनाइयां भी होती हैं। बुनियादी पहाड़े याद करने में संघर्ष, प्लेस वैल्यू को समझने में गलती, ठीक है। ये सब किसकी विशेषताएं हैं? डिस्कैल्कुलिया की। में जो आंसर है उसमें आप लिख सकते हो, ठीक है। मल्टी सेंसरी अप्रोच, दृश्य श्रव्य और स्पर्श का एक साथ उपयोग, चंकिंग, जानकारी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, ठीक है, इसको चंकिंग कहते हैं। विजुअल टाइम टेबल, जो टाइम टेबल आप लगाएं वो विजुअल होना चाहिए। ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए चित्रों वाला समय सारणी होनी चाहिए। जो एएसडी वाले बच्चे होते हैं उनके जो टाइम टेबल होना चाहिए वो विजुअल टाइम टेबल होना चाहिए। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, छोटे सुधार पर भी बच्चे की प्रशंसा करें। और एक चीज, एवरी चाइल्ड इज यूनिक, फोकस ऑन देयर एबिलिटी रेदर देन डिसेबिलिटी।